Assalamualaikum and a very warm welcome. You're watching Good Morning Public with me और पब्लिक मुझे कहती है सोहा अफजल। पब्लिक की डिमांड पर, चूंकि लाहौर से तो हम शो करते नहीं, इस्लामाबाद यानी शहर इक़्तिदार भी आपको रोजाना लेके जाते हैं ताकि आपको पूरे पाकिस्तान समेत हर शहर में क्या क्या हैपनिंग कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रही है उस हवाले से भी आपको अपडेट करें। तो आपको पता है हमारी स्क्रीन जो है वो इनकम्प्लीट है हरमीत पाजी के बगैर, तो हम फौरी तौर पर लाहौर से चलते हैं इस्लामाबाद, उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सुहा। मैं बिल्कुल ठीक। और आज जिस तरह आप हमेशा कहती हैं कि भाई मंडे का दिन है तो आज ट्यूसडे का दिन है और एनर्जी दोबारा जो है, क्योंकि मंडे का दिन बड़ा मुश्किल होता है उठना, दोबारा उस रूटीन पे आना, उस रूटीन दूसरी रूटीन 2 दिनों की जो छुट्टी होती है उससे हट के जाना, लेकिन बहरहाल हम रूटीन पे आ चुके हैं। लेकिन रूटीन अब सबकी अच्छी हो जाएगी। जैसे कल भी मैं इस चीज़ का जिक्र कर रही थी, बल्कि आज तो मैंने अपने घर में ये प्रैक्टिस देखी है कि अम्मा अब्बा की रूटीन भी अब ठीक हो जाएगी, बच्चों की रूटीन भी अब ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि समर वेकेशन खत्म हो गए हैं और समर वेकेशन खत्म होने के बाद अब बैक टू द स्कूल, बैक टू द रूटीन वाली पॉलिसी घर में अम्मा अब्बा भी अपनाए हुए हैं और बच्चे भी। बट ऑल दो, जैसे हरमीत हमेशा कहते हैं ना कि इस्लाम करने में पहल करनी चाहिए, मुझे लगता है कि तारीफ करने में भी पहल करनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हरमीत पाजी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो ऑन स्क्रीन में आपसे बता कि आपकी स्क्रीन की हमेशा देखिए पर्सनालिटी जो होती है ना वो दस्तार से ही रिकॉग्नाइज होती है और लोग हमारा शो और मुझे आप मजबूर कर रही हैं जितनी जो आप तारीफ कर रही हैं, तो यकीनन आप भी बड़ी प्यारी लग रही हैं और जब स्क्रीन पर मैचिंग हो जाती है तो फिर और ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। बस जनाब यही चीज़ें, और इसके साथ ही प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस्लाम करने के साथ साथ आप कोशिश करें कि एक दूसरे की तारीफ़ करने में भी पहल करें। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं कि थोड़ी सी तारीफ़ करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, अगले बंदे का खून डबल हो जाएगा। तो आपने करना ये कि लोगों को खुश करने की छोटी सी कोशिश करनी है अपनी ज़ात से। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, आज का रन डाउन यानी आज की टॉप स्टोरीज आपसे शेयर कर लेते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ द प्रोग्राम। और आपको पता है कि हमारी पॉलिसी ऑफ द चैनल यानी एडिटोरियल जिसे कहते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में डेली डोज में ही। तो अब हम चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। अच्छा, खबरें अच्छी बात हैं। आज के प्रोग्राम खासतौर पे आज के रन डाउन में जो खबरें हैं हरमीत, वो सारी वो खबरें जो कि एक अच्छा और पॉजिटिव जेस्चर दे रही है, जिसको दिखाना हमारे प्रोग्राम का यॉनरा भी है और ज़रूरी भी है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जहाँ कहा जाता है कि हर वो चीज़ दिखाता है जो कि नेगेटिव भी होती है, जो कि माशरे का नासूर भी होती है, जो कि मसाइल भी होती हैं, ज़्यादातर जो स्ट्रेस वाली खबरें हम वही दे रहे होते हैं। लेकिन नहीं, जो पॉजिटिव और अच्छे जेस्चर्स हैं किसी भी वाक़े को लेके उसको प्रोग्राम में इंडोर्स और शामिल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम बात करेंगे जुड़ा वाला वाक़े की। कल जो है वो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जो है उन्होंने जड़ावाला का हरमीत दौरा किया और उस दौरे के साथ साथ उनके जो विजिट की जो कहानी है वो तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप देखते रहे, हम भी आपको स्टोरी ज़रूर शेयर करते हैं। लेकिन हरमीत वहाँ बीबीसी का एक क्लिप जो हमारे पास आया, हमने सोचा कि प्रोग्राम में वो दिखाना एक पॉजिटिव इमेज को पोर्ट्रे करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ के मुसलमानों ने इस मौके पर जिस तरह से इसी बरादरी के साथ कोऑपरेट किया और अब एक मिसाल उसकी यूँ मिलती है कि अपनी मस्जिद जो है वो चर्च के लिए ईसाई बहन भाइयों को दे दी। क्या ही खूबसूरत ये जेस्चर है और ये हमने सुहा बहुत ही हमने तनकीद भी बहुत, आपने दुरुस्त फरमाया कि हमने तनकीद की कि इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन हमेशा आपने देखा है कि दुनिया का कोई भी मज़हब, कोई भी दीन धर्म इंसानियत, रवादारी, भाईचारे और एक दूसरे से जुड़ने की बात करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमेशा हमें वो लोग नज़र आते हैं जो बुरे लोग होते हैं, उनकी बुराई ज़्यादा नज़र आती है, अच्छे लोगों की अच्छाई बड़ी कम आती है। और यही वजह है कि इंसान जो है वो बुरी चीज़ों को ज़्यादा शेयर भी करता है और उसके हवाले से लिखता भी है। लेकिन अगर मैं बात करूं, आप अंदाज़ा लगा लें कि जिस हमने देखा है कि दुनिया का हर मज़हब का जो गुरु है, पैगंबर है, उसने प्रैक्टिकली हर चीज़ करके दिखाई। अगर आज मैं बात करूं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी की लाइफ के हवाले से, तो प्रैक्टिकली उन्होंने करके दिखाया। मस्जिद नबवी में अगर आप देखें, एक मिसाल आपके पास मौजूद है कि क्रिश्चियन का वफद आता है और उनकी इबादत का टाइम होता है तो आप इजाज़त दे देते हैं कि बेशक आपके लिए मस्जिद हाजिर है, आप अपनी इबादत करें। फिर आप उनकी लाइफ को देखें कि खुद दुखी हैं, 4 दिनों से रोजा रखा है, उनके पास सिर्फ 1, 2, 2.5 खजूरें पड़ी हैं, लेकिन मांगने वाला आता है कि भूखा हूं, खुदा के अल्लाह के नाम पे दे दे कुछ, तो वही खजूर उनको लौटा देते हैं। कोई उनके ऊपर गलाजत फेंकता है, जब वो नहीं दोबारा नजर आता तो उनकी अयादत के लिए पहुंच जाते हैं। एक ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ उन्होंने करके दिखाई, खुद करके, और ये मैसेज दिया कि आपने भी अगर इंसानियत की
खिदमत करनी है, इंसानियत का दिल जीतना है, तो इन चीजों पर अमल करना होगा। और आज हरमीत, आप आपकी देखें बात एक बहुत छोटी सी खूबसूरत है। मिसाल हमने देखा है पूरी दुनिया में कि चाहे वो क्रिश्चियन भाई हैं, उन्होंने चर्च खोले, हम देखते हैं न्यूयॉर्क में, इसी तरह कश्मीर में आपको याद होगा बिल्कुल जब ठीक। बहुत ज्यादा तूफान आए, बहुत सारी जो है मसाजिद जो है वो शहीद हुई, बहा के दरिया लेके गया, तो वहां गुरुद्वारे खुले। और आज ये जस्टर जो है, यकीनन आप इसमें बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जिन्होंने मसीह भाइयों को कोशिश की उनको अपने घर में हिफाजत देने के लिए। तो मेरे ख्याल में हमेशा तारीफ करनी चाहिए ऐसे लोगों की, और अच्छे बुरे लोग, लेकिन अच्छाई कम दिखाई देती है, और हमें अच्छी चीजों और को भी हरमीत, साथ में शेयर करना चाहिए। दिखाने ये का हम मकसद सबका भी फर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल यही था, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी धर्म की बात करें, वो ईसाई बरादरी हो, वो यहूदी हो, वो इस्लाम के हों, आप किसी भी धर्म की बात करें, इंसानियत का दर्स हर धर्म में दिया जाता है। तो आप इंसानियत के नाते जहाँ भी देखें कोई इंसानियत मुश्किल में है, एक इंसान को बचाएंगे तो आपने इंसानियत को गोया बचाया। तो कोशिश करें कि अपने एंड से जहाँ भी इस तरह का कोई वाक़या देखें तो अक़लीती बरादरी को उनके साथ कोऑपरेट भी करें, और अपना ये जो फ़र्ज़ है इंसानियत का, इसको ज़रूर बखूबी तरीके से अदा करने की कोशिश करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट आवर टॉप स्टोरीज फॉर प्रोग्राम के आज के 2 घंटे के रन डाउन में हमने आपसे क्या क्या शेयर करना है। तो टॉप ऑफ से पहले सियासत के डायनामिक्स कितने चेंज हो रहे हैं 360 के एंगल से, कभी लाहौर, कभी कराची, कभी इस्लामाबाद, लेकिन आजकल हरमीत लाहौर जो है वो हब बनता जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी आसिफ अली ज़रदारी ने आजकल लाहौर में डाल लिए हैं डेरे। तो उनके डेरे डालने के बाद अब देखना है कि लाहौर की सियासी मंजरनामे पे क्या क्या तब्दीली आती है। इसको आज की टॉप स्टोरी में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ, और हमारे एनालिस्ट भी हमारे साथ होंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आपको ज़्यादा दूर नहीं, लाहौर से करीब पहलवानों के शहर ले जाएंगे। कहाँ पे? गुजरावाला। इसका तो अंदाज़ा आपको हो ही गया होगा मैं किस, अब वहाँ से हमने क्या खबर देनी है आपको, और वहाँ से ऐसा कौन सा पैकेज है, किस चीज़ पर हमने रिपोर्ट बनाई है, ये हम आपको टॉप स्टोरीज में बताएंगे। बिकॉज उसके लिए यू हैव टू कनेक्ट विद अस। सो आपने टू बी कॉन्टीन्यूड वाली पॉलिसी के साथ अब गुजरावाला से कौन सा पैकेज है, इसको आज की टॉप स्टोरी में शामिल करेंगे और आपसे शेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे। आज जिस चीज़ के बारे में टॉप स्टोरी में हरमीत हमने बात करनी है, मुझे लगता है हर 3 में से 2 और 2 में से एक बंदे का मसला तो ये है, रात भर क्यों नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती नींद। ये बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, ना सिर्फ नौजवानों का बल्कि अब बच्चों का भी, क्योंकि अब स्कूल जब जाने की बारी आई है समर वेकेशंस के बाद, तो बच्चे की रूटीन ख़राब होने की वजह से बच्चे भी ना सुकून से सो पाते हैं ना उठ पाते हैं। स्लीप डिसऑर्डर, ये कितना बड़ा आपका साइकोलॉजिकल इशू को ट्रिगर करता है, आपकी हेल्थ को कितना डैमेज करता है, आपकी ज़िंदगी कितनी ख़राब हो सकती है। और बर वक्त ना सोना और बर वक्त ना उठना, मतलब अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाली पॉलिसी कितनी ज़रूरी है हमारी लाइफ में अब इम्प्लीमेंट करना, इसको आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक ट्रेलर हरमीत, जो कि हमने काफ़ी दिनों बाद अपने व्यूवर्स को दिखाया, बिकॉज नेटफ्लिक्स की बात करें या सिनेमा घरों की बात करें तो बहुत कम ऐसी मूवीज़ आती हैं जिसको रिव्यू करना बड़ा ज़बरदस्त और अच्छा लगता है। अच्छा, रिव्यू जो है हार्ट ऑफ स्टोन आलिया भट्ट की मूवी है और हॉलीवुड मूवी है, लेकिन मैंने इसको कल ही देखा हरमीत, और क्या ज़बरदस्त मूवी है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं रिव्यू करके आपको कन्विंस अच्छा, वैसे एक बात तो है, नेटफ्लिक्स का एक फ़ायदा हो गया है सोहा, अगर हम देखें, हम जाते हैं जब भी कोई फिल्म, कोई मूवी, कोई सीरीज़ हम देखते हैं तो यूट्यूब का रुख करते हैं, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्स भी होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे रिव्यू की बात की जाए तो इसी रिव्यू के बिना पर फिर हम वही फिल्म देखते हैं। और आपने तो देख ली है, मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन देखेंगे ज़रूर। आपको और आप समेत पब्लिक को मैंने कन्विंस करना है कि इसका रिव्यू दे के जबरदस्त सा ट्रेलर दिखा के जाएं और जाके मूवी देखकर वापस आ जाएं। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज की टॉप स्टोरीज में हमारा बुक रिव्यू का ये सेगमेंट कि आपने अगर डिजिटल मीडिया पे और विजुअलाइज करके मूवीज देखनी है तो किताबें भी पढ़नी है। किताब से दोस्ती, और कहते हैं ना किताब से बेहतर कोई रफीक नहीं, तो कोई दोस्त नहीं मिल सकता आपको किताब से बेहतर। नई दोस्ती कराएंगे आपकी इस सेगमेंट में जिसे हम कहते हैं बुक रिव्यू। से 2 घंटे का रन डाउन सम अप करके मैंने आपको बता दिया, सारी चीज़ें देखने के लिए यू हैव टू बी कनेक्ट विद अस टू सी गुड मॉर्निंग पब्लिक। एक क्विक सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो अभी हम बात करें डेली डोज की। सो ये एक ऐसा सेगमेंट जिसको मैं बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए बिकॉज ये हमें इनकरेज करता है कि भाई कोई ना कोई रिकॉर्ड आप बना ले, अगर अनोखी चीज़ आपके घर में या घर से बाहर और आप देख रहे हैं तो जनाब उसको डेली डोज का हिस्सा बना सकते हैं। बिकॉज आजकल सोशल मीडिया पर हरमीत वही खबरें वायरल हो जाती हैं मिनटों सेकंडों के अंदर, जो कि अनोखी होती हैं, अजीबोगरीब होती हैं, तो इसको हम कहते हैं डेली डोज। सो आज का ट्यूसडे का डोज जो हमने आपको देना है, पहला वो भी उतना ही अजीब है कि आपकी सोच दंग रह जाएगी। एक दफ़ा आप सोचेंगे अच्छा ऐसा भी होता है। आप इमेजिन करें हरमीत, आप एक ऐसे घर में रहते हो जहाँ पर आपका दरवाज़ा जो है वो बेल्जियम में खुलता हो और आपकी खिड़की जो है वो नीदरलैंड में खुलती हो, तो क्या ही जबरदस्त सी एक दोहरी शहरियत होगी जिसमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकता। क्या ही नज़ारा होगा क्या ही नज़ारा होगा। तो इसमें आप ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते। जनाब मैंने आपको दुनिया का ऐसा अजीबो गरीब छोटा सा
एक कस्बा दिखाना है जहाँ पर बेशतर घर जो है वो दोनों ममालिक में वाक़ हैं। अब ये जो घर मैं आपको दिखा रही हूँ और उसके अंदर जो आप छोटी छोटी लाइंस देख रहे हैं ना, एक्चुअली 1980s की अगर हम बात करें तो हरमीत एट दैट टाइम अब ये जो लाइंस लगाई गई हैं, आप देखिए कि ये घरों के अंदर से, पार्क के अंदर से, दरख्त के अंदर से और स्टोर्स के अंदर से, मॉल्स के अंदर से, मेन रोड पे, गलियों में, हर जगह से ये लाइन गुजर रही है। और ये लाइन जो है ये दोनों कस्बों को, दोनों गाँव को, दोनों शहरों को, दोनों ममालिक को अलग अलग करती है। तो हरमीत ये जो आपका एक वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं ना, वो कहते हैं कि कोविड में हमें बहुत मसला हुआ था बिकॉज नीदरलैंड की और बेल्जियम की पॉलिसीज़ कोविड-19 को लेके बहुत मुख्तलिफ थी, बहुत अलग थी। लेकिन मुझे तो ये होता है कि यार ये दोनों शहरियत इंजॉय करते हैं, दोनों मुल्कों की। आप यह अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ यानी मौज़म ममालिक का तो यही मज़ा है ना कि वहाँ पे एक टेबल है और यहाँ पे एक टेबल भी लगा हुआ है, रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पे एक तरफ जो दूसरे मुल्क के शहरी और इधर इस मुल्क के शहरी जो हैं वो कहीं ना कहीं बैठे होते और गपशप और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना आसान है, यानी आप यूरोप जाते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के लिए आपको जाना, बल्कि आपके सामने और जो दरवाज़ा आप खोलते हैं तो एक तरफ बेल्जियम और दूसरी तरफ दूसरा मुल्क। तो ये बड़ी बात है। एक तरफ तो हमारे, आप देखें ना कि हमारे यहाँ भी कहीं ना कहीं ये रिवाज था कि बहुत सारी चीज़ों के हवाले से जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने जब आती हैं और बहुत सारी किस्से कहानियाँ जिसकी कि हमें जब समझ आती कि हाँ इसी तरह हुआ करता था हमारे बॉर्डर पे, जब बॉर्डर की ये लकीरें खींची गई। लेकिन अब हमारे हालात ये हैं कि हम यही चीज़ देखी जाती कि टांग किसके ऊपर और किसकी मूछें ज़्यादा कड़क हैं और ज़्यादा जो है आवाज़ ज़्यादा किसने निकाली। तो इन चीज़ों में हमने मार खा लिया और मुआज़्ज़म ममालिक हैं वहाँ पे आप अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया किस तरक्की से तेज़ी से तरक्की करे। उसकी यही वजह है कि आप अपने आस पड़ोस में जो है हालात को अच्छे रखेंगे तो शायद घर का मामला जो है वो भी अच्छा ही होगा। लेकिन हरमीत देखिए, पॉलिसीज़ आर प्रीटी मच क्लियर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इस मुल्क की हम बात करें, बेल्जियम की या नीदरलैंड की अगर हम बात करें, तो अब देखिए हर चीज़ को उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है ना। अगर हम बहुत सारी ये लाइंस जो आपको बॉर्डर लाइंस दिखा रहे हैं ना, ये बॉर्डर लाइंस हरमीत हर जगह बनाई गई हैं। अगर आप नीदरलैंड की बात करें या बेल्जियम की बात करें तो फ्लैग्स आपको बाजुकात हर जगह पर दो दो नजर आएंगे। अगर आप रेस्टोरेंट की बात करें तो अगर एक टेबल भी बेल्जियम में है तो वो नीदरलैंड में कंसीडर नहीं हो सकता। मतलब उनकी पॉलिसीज हरमीत इतनी क्लियर हैं, इतनी टू द पॉइंट है, इतनी अंडरस्टैंडेबल है कि वहाँ के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि अगर हमारा आधा घर या हमारा एक बेडरूम, अच्छा अनोखी बात ये है कि हरमीत घर में बाजुकात एक बेडरूम जो है वो नीदरलैंड में आ रहा है, बाकी पूरा घर आपका बेल्जियम में आ रहा है। तो वहाँ के लोग अब इसको इंटरेस्टिंगली लेना शुरू कर दिया उन्होंने, मतलब अब इसको एंजॉय करना शुरू हो गए हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले हवाला दिया हरमीत, जो कोविड-19 का एरा था ना, उसमें नीदरलैंड में जो है आपकी पॉलिसीज़ कोविड-19 को लेके और थी। वहाँ पर सिर्फ ये था कि आपने मास्क पहनना है सिर्फ अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए, या आपने सिर्फ स्टोर्स में या मॉल्स में जाना है। तो जबकि अगर हम बेल्जियम की बात करें तो वहाँ पर स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी कोविड-19 को लेके। तो वहाँ के लोग उस वक्त एट दैट टाइम दे गॉट कन्फ्यूज्ड कि अब हम क्या करें, कैसे करें, क्योंकि एक ही कस्बे में और एक ही जो छोटा सा कस्बा और गाँव है, इसमें जब आप मूव करते हैं तो आपको हर जगह डिफरेंट रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म एंड कंडीशन मिलती हैं। तो फिर आपका जो है ना मसला थोड़ा ख़राब हो जाता है। बट ऑल दो वहाँ के लोग इस दोहरी शहरियत को काफ़ी इंजॉय करते हैं और दोहरी शहरियत के लिए आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही कस्बे में रह के आप दोनों शहरियत को इंजॉय कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर हमने आपको देनी है। वैसे हरमीत इस पिछले एक दो महीने में ना पाकिस्तान में ऐसी ऐसी बारबीज़ देख ली है ना मैंने, कि मैंने एक मीम पढ़ी सोशल मीडिया पे कि हम बारबी से माफ़ी मांगते हैं कि बारबी पता नहीं हमने किस किस तरह की पाकिस्तान में, ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड था, उस ट्रेंड को फॉलो करने के लिए हर दूसरे बंदे ने पिंक कलर के कपड़े पहन के बारबी ट्रेंड को फॉलो किया, जो कि अच्छी बात भी है। लेकिन कैन यू इमेजिन कि मैं एक ऐसी मैदान में मैं और आप भी पीछे नहीं रहे। हमने तो ऑन स्क्रीन चर्चा की थी इसकी कि आपने पिंक कलर की दस्तार पहनी, मैंने पिंक कलर का कोट पहना, तो हमने भी बारबी फील को खूब एंजॉय किया। लेकिन कैन यू इमेजिन कि सैकड़ों नायाब बारबी गुड़िया की मालिकन एक खातून है जिसके पास पिछले 18-19 साल से उसने जो बारबीज की कलेक्शन कर ली है, लेकिन आपको पता है कि उसने अब तक बारबी मूवी नहीं देखी, मतलब उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। बारबीज की कलेक्शन दुनिया में सबसे ज़्यादा है उसके पास, और उसने कहा मैंने नहीं देखी बारबी, तो क्या मैं इस ट्रेंड का हिस्सा नहीं हूँ? आई लव बारबी सो मच बट इट डजंट मीन कि मुझे बारबी मूवी देखनी है। आप अंदाज़ा लगा लें कि इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली। लेकिन वैसे आपने बहुत सारे हमारे पास मिसालें हैं, मैं तो इनको देख रहा हूँ कि भाई इनके बनाए हुए इन तमाम तरह गुड़े जो एक रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनता जा रहा है, उस पर इतनी फिल्में आ रही हैं, उन्होंने देखी ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। बल्कि मैं तो बॉलीवुड्स की तरफ जाऊँगा और कुछ क्रिकेटर्स की दूंगा मिसालें हैं हमारे पास। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि माधुरी दीक्षित के जो हस्बैंड थे
उन्होंने माधुरी दीक्षित की कोई फिल्म नहीं देखी, और इसी तरह धोनी साहब की जो बेगम थी और उसने कोई मैच नहीं देखा और ना धोनी को जानती थी। तो ऐसे में बहुत सारे कैरेक्टर हमारे सामने होते हैं कि वो ये मिसालें जब सामने तो हम भी हैरान हो जाते हैं कि शायद इनके इस किरदार को देख के कोई और जो है ज़्यादा मुतासिर होकर उसने उससे शादी कर ली हो, या किरदार जो आए हैं शायद ये फिल्म के जरिए आए। लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि इस खातून के भाई कि अभी तक कोई फिल्म नहीं देखी और इतने सारी गुड़ियाँ तख्लीक हुई कि पूरी दुनिया में इस बारबी का अपना किंग है, अपनी एक रियासत, और ये उस रियासत की किंग बनी हुई है, क्वीन बनी हुई है। सॉरी, इस रियासत में हरमीत जो बारबीज है ना, पता है वो कितनी पुरानी है। उनकी एज अगर मैं आपको बताऊं 1980 से इसने शुरू की है कलेक्शन इकट्ठी करना, और इस कलेक्शन में इतनी नायाब किस्म की बारबी, आप सोचें 1980 में कोई बारबी बनी होगी तो वो कैसे बनी होगी, उसका मटीरियल क्या होगा, उसकी लुक्स क्या होंगी, और तब से उसने ये कलेक्शन शुरू की। और आज देखिए 2023 में आके कुछ बारबीज ऐसी है जिसकी बाहर मार्केट में $500 तक कीमत है। तो कहती मैंने बेचनी नहीं है, कीमत जितनी मर्जी लगा लें आप, मेरी ये एंटीक कलेक्शन है और मुझे इनसे मोहब्बत है और मैं इसको कलेक्शन के तौर पर संभाल के रखूंगी। तो हर टाइप की, हर दौर की, हर साल की, हर नई कैटेगरी की, हर नई क्वालिटी की बारबी ऑन स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर भी कुछ ऐसी अजीबो-गरीब, अनोखी और इंटरेस्टिंग सी खबर है, क्योंकि शादी ब्याहों पे आजकल शादी ब्याह की तैयारी हो ना हो, फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की तैयारी तो जोरों शोर से होती है। लेकिन आपने कभी देखे ऐसा वीडियोग्राफर डिमांड बड़ी ज्यादा होती है, फोटो की तो डिमांड वैसे ही बहुत ज्यादा है हरमीत, लेकिन ये वीडियोग्राफर चेक करें क्या ही इसकी स्किल है। या तो इसका डांस करने का बहुत दिल कर रहा था हरमीत पाजी की तरह, या तो फिर वो अपने काम से बहुत ज्यादा डेडिकेटेड था कि उसने क्या किया, वो भंगड़ा डाल रहा है उसके आगे बंदा, ऑब्वियसली जो भी ग्रूम होगा या शादी का, या तो दूल्हा होगा या दूल्हे का भाई होगा या दोस्त होगा, और आगे वीडियोग्राफर उसकी वीडियो बनाते हुए बाकायदा जिस तरह से उसके मूव्स हैं उस तरह से वो मूव्स कर रहा है। और आप उसके टांगों के स्टेप्स देखें ना, चेक तो करें, उसने जैसे जैसे वो मूव कर रहा है वैसे वैसे। अच्छा, वैसे सोहा ये बड़ा मुश्किल काम भी है। वैसे जो फोटोग्राफर होता है जब शादी ब्याह में जाता है तो डिमांड बड़ी बढ़ जाती है, खासकर खवातीन की अलग अलग डिमांड होती है। फिर आंटी वाला जो डिपार्टमेंट है उनकी अलग डिमांड ज़्यादा होती है। भाई मेरे ये पोज, आजकल तो वैसे पोज भी बड़े ज़्यादा, खवातीन डिफरेंट पोज के साथ आती हैं, उनको अच्छा भी लगता है, अच्छा होना चाहिए ना, वो मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए और यादगार भी बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखें जनाब की फुर्ती देखें कि साथ में डांस भी कर रहा है भाई, उसी तरह स्टेप भी ले रहा है और कैमरा, और फिर सारी चीज़ों को फोकस करके वो तस्वीर भी ले रहा है या वीडियो बना रहा है। तो फिर अंदाजे भाई ऐसे कैमरामैन होने चाहिए जो बिल्कुल ऐसे रेडी हो भाई हर किस्म के मामलात के लिए, डेडिकेटेड है भाई अपने काम को लेके। उसने कहा है कि मैं जैसे जैसे मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा, चाहे वो बैठे, चाहे वो उठे, चाहे वो खड़ा हो, चाहे वो हाथ ऊपर करके डांस करे, जैसी मर्जी, जैसे जैसे वो मूव करेगा वैसे वैसे वीडियोग्राफर उसको वीडियो में कैप्चर करने के लिए मूव करेगा। बट ऑल दो ये जो वीडियो का फाइनल एक प्रोडक्ट सामने आया, आई थिंक वो भी सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, जैसी उसने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है ना, तो वो वीडियो जब सामने आई तो वीडियो भी उतनी ही प्यारी थी। मतलब जहाँ जहाँ कैमरा जा रहा है वहाँ वहाँ आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो फाइनल प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी थी। खैर आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरी खबर आपको देते हैं। ये क्या है, गेस करें। ऑन स्क्रीन तो मैंने आपको दिखा दिया, खबर चले में तो हमने अनाउंस कर ही देनी है, डिस्क्राइब तो हमने कर ही देना है, लेकिन ये आपको देखने में क्या लग रहा है। हरमीत स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर जब हम जाया करते थे उस वक्त ये कैलकुलेटर कहीं ना कहीं अपनी साइंस लैब में मैंने तो देखा है, लेकिन उस वक्त मैंने इसको एंटीक पीस के तौर पर देखा है। अब ये जो है ना, कोयटा का एक शहरी है, एक दुकानदार है हरमीत, जो लकड़ी के कैलकुलेटर पर आज तक हिसाब किताब करता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि तारीख को भूलना नहीं चाहिए, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी में आप इससे भी काम ले सकते हैं। बस यही की बातें। वाह क्या बात है। वैसे अगर आपने बात दुरुस्त की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने जब आती हैं हम खुद भी हैरान हो जाते हैं कि हाँ, ये तो खैर हमारे लेबॉर्ट्रीज वगैरह में हमें नज़र आते थे, या जितने भी हम जाते थे चीज़ें ऐसी किस्म की एंटीक्स पड़ी होती थी, लेकिन उसका इस्तेमाल करना आज के दौर में, क्योंकि आपके पास मोबाइल है, कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से कर लेते हैं वो बड़े आसानी से हिसाब किताब। लेकिन भाई साहब है और वो उस रीत रिवाज को दोबारा उसी तरह बरकरार रखना चाहते हैं, तारीख़ी चीज़ों को उसी तरह इस्तेमाल में लाना चाहते, तो ये भी अच्छी बात है। कहीं ना कहीं हमारे अगर आज ये ना इस्तेमाल करते तो मैं और आप इस पर डिस्कशन भी ना करते, सोशल मीडिया पे वायरल भी एक क्लिप ना होता। लेकिन बहरहाल अब अंदाज़ा लगा लें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने जब आ जाती हैं वाकई में वो हैरान कुन भी होती है, और फिर ये जब हम देखते हैं कि हाँ उसका इस्तेमाल भी है आज के दौर में भी है, तो भैया हैट्स ऑफ। लेकिन हरमीत मुझे लगता है इसका इस्तेमाल ना थोड़ा मुश्किल है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी किस लिए, आपके लिए आसानी पैदा करने के लिए, और जैसे जैसे जिद्दत आती जा रही है, वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, तो आपकी ज़िंदगी सहल और आसान होती जा रही है। लेकिन ज़िंदगी जहाँ पर आसान हो रही है वहाँ पर ये भेजा भी कम इस्तेमाल हो रहा है।
तो इसमें ज़रा ना ये दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसीलिए लोग इसको अब चूँकि कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोयटा का ये शहरी जिसका कहना ये है कि मैं चाहता हूँ कि तारीख़ को अपने साथ लेकर चलें, इसीलिए ये ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे फ़ॉर फादर्स यानी आबा और अजदाद जो इस्तेमाल करते थे चीज़ें, उनको आज भी इस्तेमाल करना चाहिए। और मुझे लगता है हरमीत, ये जो साथ दादाजी बैठे हुए ना इनके, यही इस्तेमाल करते होंगे, ये इन्हीं का एंटीक पीस होगा। सुहा, एक और चीज़, जितने भी आप बुजुर्गों से मिलेंगी ना, खासकर हमारे घरों में जो दादा दादियाँ नानियाँ, हमारी तो नहीं रही, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, मुझे अपने वालिद साहब भी याद है, अपनी वालदा भी याद है, कोई कैलकुलेटर नहीं होता था, हाँ, लेकिन कमाल की जो पे। कंक्लूजन होती थी वो निकाल लेते थे, मैथ्स में बहुत तेज होते थे। इसी तरह दुकानदार साहबान आज भी बहुत सारे हयात जो हैं उनसे आप जाएं तो वो विद इन सेकंड आपका हिसाब किताब कर लेते कि भैया आप हैरान हो जाते हैं। तो आपकी बात दुरुस्त है, दादाजी जो बैठे हैं इनकी, आप अंदाज़ा लगा लें कि वो भी टिप्स जो है इनको दे रहे हैं कि भैया पुत्र ऐसे नहीं ऐसे। और हरमीत, अगर आजकल हम बात करें ऑब्वियसली स्टडीज़ की, तो मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है कि हम ज़्यादातर देखते हैं कि अगर प्रोफेसर्स भी होते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो यही होते हैं कि वो ज़्यादातर मेल हजरात होते हैं। ख़वातीन तो ख़ास तौर पे मैथमेटिक्स से वैसे बहुत भागती हैं। एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो आपको पता है कि आजकल बच्चे ज़्यादा आसानी ढूंढते हैं मैथ से, उनको वैसे बहुत कम लोग हैं हरमीत, मैंने बहुत कम लोग देखे इनकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी होती हैं। मतलब मेरे अपने घर में अगर मैं अपनी बहन की बात करूँ तो वो एटीएम मशीन है। मुझे मैथ्स का पीरियड वैसे ही बड़ा जहर लगता था, लेकिन जाहिर बात है बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत कुछ सीख भी लेते हैं। इसका मतलब लेकिन बहरहाल आपने देखा कि मैथ्स में जो इंटरेस्ट है बहुत सारे लोगों का है भी और बहुत सारे लोगों का नहीं भी है। लेकिन चलिए, आपकी ज़िंदगी को लेके कैलकुलेशंस पूरी होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ फिट होनी है, किसको माइनस करना है, किसको ज़िंदगी में प्लस करना है। ये बेसिक रूल्स अगर आप अलजेब्रा के सीख जाएंगे तो शायद आपकी ज़िंदगी मैथमेटिक्स से आसान हो जाएगी। इसी नोट के साथ एक क्विक सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद पॉलिटिकल सेगमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे विद आवर एनालिस्ट, सो कीप वॉचिंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पॉलिटिकल सेगमेंट में अगर हम बात करें, डॉक्टर आरिफ अलवी सदर मुमलिकत की एक बयान के बाद डायनामिक्स जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गए हैं। एक ट्वीट जो उन्होंने की, और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की तरमीम पर, उनके बिल पर दस्तखत मैंने नहीं किए। लेकिन उसके बाद एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है। अब उस पर फॉलोअप ये है, अब अपडेट ये है कि सदर मुमलिकत ने अपने सेक्रेटरी वकार अहमद की खदमात वापस कर दी हैं और उसकी जगह 22वें ग्रेड की खातून ऑफिसर हैं हुमैरा अहमद, जिनका नाम सजेस्ट किया गया है। लेकिन क्या खिदमत वापस कर देने से हरमीत चीज़ें क्लियर हो गई हैं? क्या अगर हम सेक्रेटरी की बात करें तो वकार अहमद की क्या किरदार रहा है, क्या पार्टिसिपेशन रही है इस सब में, क्या ये सब करने से चीज़ें क्लियर हो गई हैं? ये एक और सवाल निशान है जो कि अब हमारे सामने है, जिसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपने दुरुस्त फरमाया। अगर हम देखें कि एक तरफ तो सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट को आईनी तौर पर कहा जाता है, और अगर हम देखें फिर इस हाउस की बात की जाए तो ये मुल्क का सबसे ताकतवर, आप वैसे आप आईनी तौर पर आप कह सकते हैं। तो ऐसे में अगर इसमें हाउस में इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं तो यकीनन बहुत सारे सवाल। और आपने देखा कि मीडिया, अगर लोकल मीडिया है, सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया है, हमने देखा कि एक तहलका था कि ट्विटर के ज़रिए आखिरकार सदर साहब को ये ट्वीट करना पड़ा और फिर माफ़ी मांगनी पड़ी। लेकिन कल के बाद हमने ये देखा है कि वकार अहमद जो हैं वो भी चुप नहीं रहे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे इंकिशाफात किए हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवालों को उन्होंने जो सवालात खड़े किए हैं, तो उस पर भी बहुत सारी जो है वो जो आप मुख्तलिफ हलकों में देख रहे हैं कि बात तो हो रही है। लेकिन ऐसे में अगर आप देखें कि इस सारी सूरत-ए-हाल को अगर आप देखें तो सदर साहब जो हैं, बहुत सारे बिल आपने ये वहाँ पे देखे कि हर बिल के साथ कोई ना कोई, जब भी वो वापस करते हैं, एक तस्वीर वायरल होती है मुख्तलिफ टेलीविज़न और एक ख़बर उसके साथ नशर होती है, और उसके बाद हम भी टिकर के ज़रिए, ख़बर के ज़रिए हम ये बात नाज़रीन को पहुँचा देते हैं कि हाँ आज ये फ़लाँ फ़लाँ बिल जो है वो साइन भी हुआ। अगर इस बिल की हवाले से आप देखें तो ये बिल आया मीडिया में, तस्वीर नहीं आई और बिल के हवाले से कहा गया कि ये साइन हुआ है, लेकिन फिर अचानक ये तहलका, यकीनन आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें भी वाज़े तौर पर सामने आ जाएंगी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि एक तरफ आपको याद होगा कि ऑडियो लीक का मामला था, अचानक इस किस्म का मामला कि इस किस्म के एक हाउस में भी इस किस्म की चीजें हो रही हैं जो मुल्क के लिए, मुल्क की इस रियासत के लिए यकीनन नुकसान मुस्तकबिल में। लेकिन आप अंदाजा लगा लें कि इस बिल के हवाले से जितने भी बिल हमने इस पर डिस्कशन भी की कि जो बिल आया जिस तरीके से, और इस बिल के हवाले से मैंने कल भी ये जिक्र किया था कि बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन ने ना पढ़ा है ना उनके सामने पेश किया है। फिर आपको जो तहलका मचाया है एक और बयान से, शायद खाकान अब्बासी साहब ने जो एक निजी चैनल में बात की कि तकरीबन हर बिल के
24 से 25 करोड़ रुपया लिया गया। तो बड़ा इल्जाम है। आप इस ये अगर आप देखें तो जिस किस्म की खिलवाड़ हो रही है, यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अवाम इनको मुंतखब करते हैं, पार्लियामान में लेके जाते हैं, लेकिन इस बिल के आने के बाद इसके साइड इफेक्ट सिर्फ सियासतदानों पे नहीं, अवाम पे जिस तरह होंगे वो तो आने वाले दिनों में सबको पता चल जाएगा। लेकिन हरमीत, इसी पर बात कर लेते हैं। फरीहा इदरीस साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरीहा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। प्लीज़ इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सदर मुमलिकत ने अपने सेक्रेटरी वक़ार अहमद की खिदमत वापस कर दी हैं। जो उन्होंने बयान दिया उसके बाद एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया जिस पर काफ़ी डिस्कशन हो रही है। बट ऑल दो वक़ार अहमद की जो खिदमत है वापस कर देने से क्या क्लैरिटी आ रही है? मतलब इसमें तो चीज़ें और सस्पिशियस हो जाती हैं कि उनका क्या किरदार रहा है कि उनको हटाना इस वक्त की ज़रूरत था। आप क्या समझती हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुला है जब से सदर मुमलिकत ने ट्वीट की है। हम देख रहे हैं उसके ऊपर मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे हैं, मगर जब उन्होंने सेक्रेटरी की खिदमत वापस की उसके बाद उनके सेक्रेटरी ने एक खत भी लिखा है प्रेसिडेंट अलवी को, बिल्कुल, और उन्होंने वो खत मीडिया को भी जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इसकी इंक्वायरी करवाएं, आपने मुझे गलत सुपुर्दोश किया है। वो ये अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि उनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। एक्चुअली सदर ने सिग्नेचर करके उनको भेजे ही नहीं थे। सो ऑब्वियसली उनका एक और मौक़िफ़ है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का एक और मौक़िफ़ है। हमने देखा कि जिस दिन प्रेसिडेंट ने ये ट्वीट की थी, इतवार का दिन था, लेकिन हर तरफ से इसी के ऊपर बातचीत शुरू हो गई, बिकेम अ वेरी बिजी संडे। लेकिन उसके बावजूद सदर की तरफ से उस तक कोई एक्शन नहीं आया था और हर चैनल पर यही कहा जा रहा था कि आप कोई एक्शन लेकर दिखाएं। अब उन्होंने एक्शन लिया है। आगे क्या होगा इस मामले में दो इसके ऊपर आए हैं। एक राय ये है कि शायद सदर बहुत जल्द इस्तीफा देंगे या उनको उनके पर इतना प्रेशर आएगा कि उनको घर जाना पड़ेगा। दूसरी राय ये है कि प्रेसिडेंट शायद आगे तक जाने का इरादा रखते हैं। एक इब्हाम पैदा हो चुका है और वो इस वॉइड में और भी मामलात आगे जाएंगे। पीटीआई कह रही है वो इसको लेकर जाएगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो फरीहा जी, अगर हम देखें इस सवालात तो बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं। आपने जिस तरह फरमाया, जिस तरह खामोशी के बाद अचानक सदर साहब का आना, अब आपको क्या लगता है कि मामला अगर अदालत की तरफ जाता है तो कितना फ़ायदा हो सकता है जो बयान दिया है सदर मुमलिकत ने, और इसका नुकसान जो है कितना ख़तरनाक होगा फ्यूचर में सदर साहब के लिए? देखिए, आप ये मत भूलिए कि इस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की एक कमज़ोर तरीन सुप्रीम कोर्ट है। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है ये बात कहते हुए, मगर उसके अपने अंदर डिवीजन है। ओपनली वो डिवीजन नजर आ रही है। तो एक दूसरे के बारे में जजेस रिमार्क्स देते हैं। उसका क्या इस्तेहकाक है, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो प्रोसीजर एक्ट है उसकी जो फ्यूचर है वो हमें नहीं पता है। फिर हमने ये देखा कि पिछली हेयरिंग में चीफ जस्टिस के एक बहुत ही करीबी समझे जाने वाले जज ने भी इस हवाले से एक रिमार्क दिया। तो इस सुप्रीम कोर्ट से एंड देन अगेन चीफ जस्टिस के कुछ ही दिन रह गए हैं, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। एक इतने बड़े सियासी मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात की मुतहम्मिल हो सकती है कि वो ये प्रेशर ले सके? हमने ये देखा है कि इलेक्शन का मामला हो, दीगर मामलात हो, सुप्रीम कोर्ट ने मामलात को स्टॉल ही किया है, उनका कोई हतमी नतीजा नहीं निकाला। जहाँ पर उन्होंने हतमी नतीजा निकाला है वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ने उसको नहीं माना, उसके अंदर इल्जाम पैदा कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि ये मामला। फरीहा जी, एक और चीज़ अगर हम देखें जो हालात हैं इस वक्त मुल्क के, एक तरफ हमने देखा कि खान साहब तो मुसलसल जो वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं जेल के हवाले से वो अच्छी नहीं है, तसल्ली बख्श नहीं है। ऐसे में शहबाज शरीफ साहब लंदन की तरफ गए हैं और कहा जा रहा था इससे कबल भी कि नवाज शरीफ साहब किसी भी वक्त आ सकते हैं सितंबर के महीने में। क्या इन हालात में आपको कोई पॉसिबिलिटी मियाँ साहब की लगती है आने की? अच्छा, एक बड़ी अहम बैठक हुई इस हफ्ते जिसमें डिप्लोमेट भी मौजूद थे। वहाँ पर जो है मगोइयाँ थी इस्लामाबाद में, वो यही थी कि मियाँ साहब ने अब आना ही आना है। तो हमने लंदन से भी चेक किया, दीगर जगहों से भी, और जो बहुत अहम हल्के हैं जहाँ पर अक्सर खबर होती है उधर से भी चेक किया, तो वहाँ से हमें कहा गया कि 50-50% चांसेस हैं। तो अभी तक हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते। अगर हतमी तौर पर ये डिसीजन ले लिया गया होता तो मेरा नहीं ख्याल कि परफॉर्मेंस। ठीक है फरीहा साहिबा, आपके मुताबिक बिल्कुल जो है 50% है, लेकिन मुल्क की सियासत में इस वक्त जितनी सियासी जमातें हैं हरमीत, अगर हम उनको देखें तो कोई बयानिया इंतखाबात को लेके नैरेटिव बिल्ड अब तक नहीं किया गया जो कि आम आवाम को कन्विंस करने के लिए हो कि आप आएँ और इंतखाबात में पार्टिसिपेट करें या वोट कास्ट करें। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और सेकंड आवर में हमने जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो आजकल बहुत बड़ा मसला है और हर एज ग्रुप का मसला है, रात को नींद ना आना। स्लीप साइकिल इतना डिस्टर्ब हो गया कि मैं एक मीम पढ़ रही थी, वहाँ लिखा हरमीत हुआ था कि स्लीप साइकिल इतना डिस्टर्ब हो गया कि साइकिल की चेन ही उतर गई है। एक मीम था जो कि मैंने सोशल मीडिया पे देखा। लेकिन ऑल दो अगर आप बात करें तो बात तो बिल्कुल सच है कि आपकी स्लीप साइकिल इसमें कितना डिस्टर्ब है कि अक्सर औक़ात आप सुबह उठ नहीं पाते और जब सुबह उठते हो तो आप ये कहते हो कि भी रात को हम प्रॉपर सो नहीं पाए। चूँकि हम फ्रीलांसिंग की भी बहुत बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है यंगस्टर्स खास तौर पे आजकल चूँकि सारी रात काम करते हैं और आपका इंटरनेट का काम होता है, चूँकि आपका ई-कॉमर्स का काम होता है तो आप प्रॉपरली सो नहीं पाते। लेकिन ये बात हम सबको पता है कि प्रॉपर 8 घंटे की नींद पूरी करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी के लिए बल्कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स की अगर हम बात करें तो वो प्रॉपरली अगर नहीं सो पाते तो आपको पता है कि पूरे बायोकेमिकल्स आपकी बॉडी में रेगुलेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपकी सेहत ख़राब होती है। अगर आपने वजन कम करना है तो भी नींद पूरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ज़िंदगी में नींद पूरी करना वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन चूंकि हम ये नहीं सवाल करते, वही है कि नींद रात भर क्यों नहीं आती है और मेरे ख्याल में इसकी वजह क्या है, इसके क्या हमारा लाइफस्टाइल वजह है या क्या वजह है। खैर ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें जो है इसका सवाल और सारे सवालों के जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर उज़मा सदाकत हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। सवाल जो है वो बहुत ही कॉमन है और बहुत ज़्यादा किया जाता है, प्रॉपर और अच्छी नींद कैसे ली जाए, आप क्या कहती हैं इस हवाले से? अच्छा, प्रॉपर और अच्छी नींद जो है ये हमारी जिस्मानी सेहत और जहनी सेहत दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। अगर हम प्रॉपर अच्छी नींद नहीं ले पाते, जैसे कि 7 to 10 आवर्स की स्लीप का एक रेंज दिया जाता है कि आपको 7 से 10 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका एज ग्रुप क्या है। लेकिन अगर आप नींद नहीं ले पाते तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई जिस्मानी मर्ज लाहक हो सकता है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, इसके अलावा अदर जिस्मानी अमराज हैं वो आपको लाहक हो सकते हैं। या फिर अब साइंस ये कहती है कि जितने भी जहनी अमराज हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, OCD है, ड्रग एडिक्शन है, उनका भी एक अहम फैक्टर नींद का पूरा ना होना है। सो अगर आप नींद बेहतर नहीं ले रहे तो आपको तैयार रहना चाहिए कि आफ्टर 40 आपको इन सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। सो ये एक अहम फैक्टर, एक अहम सिम्टम है कि आप जिस्मानी अमराज या जहनी अमराज का शिकार होंगे। बिल्कुल ठीक जी हरमीत। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो हम देखते हैं, यानी जाहिर बात है कि एक तो सोहा ने जो मिसाल दी उस पर मैं आऊँगा, लेकिन एक चीज़ जो हम ज़्यादातर देखते हैं कि आजकल रील्स का दौर है और एक रील गई तो दूसरी आ गई और वही उसी पर ज़्यादा टाइम गुजर जाता है। लेकिन बहुत सारे नौजवान जो हैं वो काम करते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के साथ ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, लेकिन फिर पूरी रात नींद नहीं होती और सुबह उनको सोना पड़ता है। इन दोनों को कंपेयर करें वैसे तो बेहतर रात की नींद होती है, लेकिन अगर वो दोपहर को या सुबह सोते हैं तो किन किन चीज़ का ख्याल रखना चाहिए ताकि कम से कम जहनी या डिप्रेशन या बहुत सारी एंजाइटी या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं उनसे वो दूर रह सकें? देखिए, एक चीज़ हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हम नेचर से जितना करीब रहेंगे उतना हम मुख्तलिफ तरह के मसाइल से बचे रहेंगे। लेकिन अब जैसे कि रात को काम करने का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, तो इसका मतलब है कि हमें इसके कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर फेस करना पड़ेंगे, जो कि हेल्थ की सूरत में होंगे, जहनी या जिस्मानी हेल्थ की सूरत में होंगे। सो हम ये नहीं कर सकते कि रात भर जागते रहे और दिन में अपनी नींद पूरी करें, क्योंकि जब हम शाम को सोने की तरफ जाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एक केमिकल पैदा हो रहा होता है जो कि हमें नींद की तरफ माइल कर रहा होता है, उसको मेलाटोनिन कहते हैं। और ये केमिकल एक अच्छी रेस्टफुल स्लीप के लिए ज़रूरी है। जब दिन का टाइम होता है या मॉर्निंग का टाइम होता है तो ये केमिकल सबसाइड हो रहा होता है और हमें जगाने वाले केमिकल्स जो हैं वो बॉडी के अंदर इंक्रीज हो रहे होते हैं, जो कि ये चाह रहे होते हैं कि अब हम जागें। लेकिन हम मसनूई तरीके से एक रात क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, कर्टन्स आगे करके, हर चीज़ को स्विच ऑफ करके, लेकिन दिन की नींद कभी भी उतनी रेस्टफुल स्लीप नहीं हो सकती। इसके अलावा जब हम रात की नींद की तरफ जाते हैं तो मेलाटोनिन इंक्रीज हो रहे होते हैं रेस्ट देने के लिए। हमारी जो जिस्म की ग्रोथ या डेवलपमेंट है ये भी रात के दौरान हो रही होती है, हमारे बॉडी के टिश्यूज़ की रिपेयरमेंट हो रही होती है, हमारे ब्रेन के अंदर जो रिपेयर सिस्टम है वो रात के वक्त एक्टिवेट होता है। सो इसका मतलब है कि अगर हम रात की नींद को कुर्बान करते हैं तो हम इन सारी चीज़ों को माइनस कर दें और फिर बस हम दिन के टाइम सोना तो पूरा कर सकते हैं और कभी भी डे के टाइम आप 8 आवर्स स्लीप कंटिन्यूस नहीं ले सकते। कभी कोई गेस्ट आ गया घर में, कभी कोई और जो डिस्ट्रैक्शन है वो आ गई, तो आपको हर 4 घंटे के बाद आप उठते हैं, फिर आप
घर वालों से मतलब दिन में possible बदजुबानी नहीं है ना। करते हैं और फिर आप सोने की तरफ जाते हैं, तो डॉक्टर ये साहब, साइकिल हो नहीं सकता। चलें ये साइकिल को तो ऐसे हरमीत की बात का बड़ा बखूबी आपने जवाब दिया कि ठीक है अगर आपकी मजबूरी है आपको करना है इट्स ओके आप कर रहे हो, वो आपको उसके लेकिन साइड इसके इफेक्ट कुछ आफ्टर ना कुछ इफेक्ट्स होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस आपको पहले जहन में रखना चाहिए कि ये मुझे फिर बर्दाश्त करना है। लेकिन उन लोगों का क्या करें जो भुगत कि रहे हैं। रात को सोते नहीं हैं। स्क्रॉल डाउन करते करते रील्स हो टिकटॉक हो वो नहीं सो पाते, जब तक फोन मुंह के आगे गिरता नहीं है ना हम सोते नहीं है। हमारी लाइफस्टाइल हमारी रूटीन कितना ज़्यादा डिस्टर्ब करी हमारी नींद को, फिर उसको रिपेयर करने में हमें कितना टाइम लगेगा। देखिए लाइफस्टाइल एक बड़ी अहम चीज़ है। अब रिसर्चेस जितनी भी आती हैं वो बताती हैं कि लाइफस्टाइल और कंटिन्यूअस स्ट्रेस ये दो बड़े फैक्टर हैं जो कि कोई भी साइकोसोमेटिक इलनेस आपके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, जितने भी जिस्मानी अमराज हैं हम नाम ले सकते हैं उनका, या फिर साइकेट्रिक इलनेसेस हमारे अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम एक अच्छी लाइफ को इंजॉय करना चाहते हैं टिल द एज ऑफ 60-70, तो हमें अपने लाइफस्टाइल को फोकस करना पड़ेगा और हमें अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट को फोकस करना पड़ेगा। है। इसके अलावा एक चीज़ होती है स्लीप हाइजीन, हमें वो सीखने की ज़रूरत है। और स्लीप हाइजीन से मुराद है कि आपका पहले से कोई तयशुदा वक्त हो कि मैंने किस टाइम पे हर रोज सोना है और किस टाइम पे मैंने हर रोज उठना है। अगर आपका सोने का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है तो इसका मतलब है कि फिर आप कभी 10 बजे सो रहे होंगे, कभी 2 बजे सो रहे होंगे, कभी 4 बजे सो रहे होंगे। सो सोने का कोई एक वक्त तय कर लें कि आप हर रोज उसी टाइम पे सोएं। इसके अलावा स्लीप हाइजीन में एक और अहम फैक्टर है कि डॉक्टर साहब आपको- एक और चीज, जी 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 कंटिन्यू करें आप, कंटिन्यू हाँ जी, करें, आप स्लीप हाइजीन में एक अपनी हेल्दी रूटीन बनाते हैं कि सोने से पहले जैसे हम लोग कहते हैं कि कंफर्टेबल कपड़े पहने, आप बाथ लेने की तरफ जा सकते हैं। सर्दियां हैं पूरा तो गर्म माहौल पानी बनाना से, पड़ता है। हाँ गर्म पानी से बाथ लें, गर्मी है तो आप ठंडे पानी से बाथ ले सकते हैं। दांत ब्रश करते हैं, फेस वॉश करते हैं, बाल ब्रश करते हैं और उसके बाद आप कोई किताब लेके बैठते हैं, आप चंद सफ़े पढ़ते हैं, एक आध सफ़ा पढ़ते हैं तो फिर आप सोते हैं। जो कोई भी स्क्रीन है, चाहे वो फ़ोन है, चाहे वो टेलीविज़न है या लैपटॉप है, हमें सोने से पहले 1 घंटा पहले ज़रूर बिल्कुल, बंद कर बिल्कुल। देने की ये ज़रूरत बहुत है। $100 ये इसके advice अलावा है। जो एक और अहम फैक्टर है कि हम डॉक्टर- खाने पीने के हमारे औकात क्या हैं। यूजुअली आप देख लें लाहौर का एक कल्चर है, हम रात को 11 बजे रात का खाना खा रहे होते बिल्कुल हैं। ठीक। अगर आप 11 बजे खाते हैं तो इसका मतलब है कि 2 घंटे प्लस कर लें कि आप फिर जाकर 1 बजे सो रहे होंगे। सो रात का खाना अर्ली खाने की तरफ जाएं। लेट्स से 7:30 to 8 आप रात का खाना खा लें और 10 से 11 बजे तक अपनी नींद का टाइम आप फिर कुछ कर लें। और सोने से 1 घंटा पहले जैसे मैंने कहा कि हर स्क्रीन से अपना नाता तोड़ें और फिर सोने की तरफ जाएं। अच्छा हरमीत जी, हरमीत कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी 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 डॉक्टर साहब, आपने जो बात की, यानी मुझे तो याद है कि खासकर देही इलाकों में आजकल भी यही होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं आया होगा कि बहुत सारी बातें होती है, आस पड़ोस की बात है, गपशप हो के एक टाइम हो जाता है कि सोने का टाइम है। लेकिन अब जो सोहा ने सवाल किया, एक नोटिफिकेशन के जो सिलसिला है कि भाई हाँ मैंने जो तस्वीर दी, क्या कमेंट्स आए होंगे, कितने लाइक्स आए होंगे, इस चीज़ का जो सिलसिला है वो रात भर चलता है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे नौजवान जो आप जैसे माहिर नफ्सियात को सुनते हैं, फिर वो कहते हैं कि भैया हमने अप्लाई किया, हमने मोबाइल साइड लाइन पर किया, बंद करके रखा, लेकिन नींद नहीं आई रात नींद भर। नहीं आई। ये नींद की हैबिट जो है आपको क्रिएट करनी पड़ती है और आपको कोई 7 डेज 10 डेज 15 डेज प्रैक्टिस करनी अपने पड़ती है। जो नया बिहेवियर है उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, एक दिन करते हैं और कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती, तो इसका मतलब है कि फिर आप पुराने बिहेवियर की तरफ जब लौट जाते हैं तो नींद कभी भी नहीं आएगी। तो जो नए बिहेवियर हैं उन्हें प्रैक्टिस करें अनटिल अनलेस कि आप उसमें मास्टरी गेन कर लें, कि आप इतने एक्सपर्ट हो जाएं कि आपका जो अपना मुतय्यन करदा वक्त है, आप जब बेड पे लेटते हैं, करवट बदलते हैं तो सो चुके हों। बाजुकात ऐसा होता है कि जब आप शुरू करते हैं आप बेड पे लेट जाते हैं अपने मुतय्यन करदा टाइम पे, लेकिन घंटे के बाद आपको नींद आती है। करवटें बदल हाँ, बदल आप के आप करवटें पढ़ाएंगे। बदलते हैं। इसका मतलब है कि आपका ब्रेन अभी रेडी नहीं है इस चीज़ को एक्सरसाइज करने के लिए। आपको अपने जैसे दिल को मनाना पड़ता है, वैसे अपने ब्रेन को भी मनाना पड़ता है अच्छा डॉक्टर कि साहब, इस हमने चीज़ अब इस को तरफ भी- जाना है। इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा। ये सारे मसले तो हम इन पे बात कर रहे हैं, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं बहुत सारे बच्चों के, खास तौर पे बच्चों की बात भी कर लेते हैं ना। बाज़ वक़्त बच्चों को सोने के लिए टाइम मुकर्रर कर दे, माहौल भी बना दे, उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, नहीं मुझे बार बार वॉशरूम जाना है, पहली बात। दूसरी बात, बाज़ लोग नाइट मेयर्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं, उनको डर बहुत लगता है। अगर अंधेरे की बात करें तो अंधेरे से, शोर से, लाइट से, ये मुख्तलिफ मसाइल है। इन सबको कलेक्टिवली आप कैसे एड्रेस करें बच्चों के पर्सपेक्टिव में? खास देखिए तौर जैसे पे? हम शुरू में बात कर रहे थे कि नींद का ना आना एक नींद की स्लीप डिसऑर्डर का एक
बड़ा फैक्टर है। और जब हम इसको रूल आउट करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो नींद नहीं आ रही तो क्या इसकी वजह पीछे कोई जिस्मानी मर्ज है, क्या कोई शख्स मेडिकेशन ले रहा है, जैसे ओल्डर एडल्ट हैं तो कोई क्या दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं किसी चीज़ की जिसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आ रही, क्या डायबिटीज़ है, बार बार उठ के बाथरूम जाना पड़ता है, तो डायबिटीज़ को मैनेज करने की ज़रूरत है उनकी नींद को बेहतर बनाने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे साइकेट्रिक इलनेसेस हैं, जैसे डिप्रेशन का अगर मर्ज है, एंग्जाइटी का मर्ज है, ड्रग एडिक्शन है, बच्चे जो हैं आजकल के टीनेजर अगर कोई स्टिमुलेंट यूज करते हैं, कोई नशा इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी नींद की खराबी जो है वो पैदा होती है। तो जब आप इन तमाम चीजों को रूल आउट करते हैं तो फिर उन्हें मैनेज करने की तरफ जाते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, मुझे याद है कि हमारे हॉस्टल में हमारे एक दोस्त है जो अभी हमारे दोस्त हैं, रात को गहरी नींद में सो जाते थे, जैसे कुंभकर्ण सो जाता था तो उसी तरह वो सो जाते थे और हमें लगता था कि भाई ये सो गए, बड़े आराम से सो गया है घोड़े बेच के। अचानक आधी रात को उठते और खड़े होकर कहते कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो, फराम उधर चला गया। ये सिलसिला पूरे महीने तक चलता रहा और उसके बाद भी चलता रहा। तो नींद तो हमारी तो वैसे खराब हो गई थी, ये क्या वजह है? ये कौन सा डिसऑर्डर है? ये स्लीप टॉकिंग है। बाजुकात आपने सुना होगा कि कुछ लोग सोते में चलते हैं या सोते में बातें करते हैं। तो ये जिसकी बात हरमीत कर रहे हैं कि सोते में बातें करना है। सो ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि बाजुकात बच्चों में हमें देखने में ज़्यादा नज़र आता है और जब आप एज करते हैं, बड़े होते हैं तो आमतौर पे ये ख़त्म हो जाता है। बाजुकात ये भी होता है कि कुछ लोगों के अंदर ये क्रोनिक भी डेवलप होता है, बट वो साइकिल्स में आता है, कभी वो ठीक तरह से नींद लेते हैं और कभी वो उसके अंदर बातें करते रहते हैं। सो इसमें उन्हें बेसिकली अपनी एंग्जाइटी या स्ट्रेस को मैनेज करने की ज़रूरत है और बेहतर हैबिट्स बनाने की ज़रूरत है जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर ओवरकम कर ले। अच्छा, हैबिट्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बाज़ वक़्त एक बहुत आम चीज़ भी कहूँगी, इसे हमने नॉर्मलाइज भी बहुत कर दी है। अच्छी नींद के हसूल के लिए आजकल बड़ी तादाद में लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं। ये एक ऐसा मसला बन गया कि मुझे लगता है कि बहुत सारी बच्चियां जो मेरे इर्द गिर्द होती हैं, मैं इनसे बातचीत करती हूँ तो वो दे वांट टू गेट रिड ऑफ दिस, वो इससे छुटकारा हासिल करना चाहती है, लेकिन उसके बगैर अब नींद आती नहीं है। इससे कैसे छुटकारा हासिल? देखिए, ये एक बड़ा डेंजरस अफेयर है कि आपको नींद नहीं आ रही तो आप क्विक फिक्स के तौर पे कोई ना कोई ओवर द काउंटर स्लीपिंग पिल लेने की तरफ जाएं। स्लीपिंग पिल्स जितनी भी हमारे यहाँ अवेलेबल हैं या पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं, वो आपके अंदर एडिक्शन का रुझान जो है वो डेवलप कर सकती हैं। और आमतौर पे जब हम एडिक्शन की बात करते हैं तो ख़वातीन के अंदर हमें जो इलीगल ड्रग्स के अलावा स्लीपिंग पिल्स की एडिक्शन या एंग्जाइटी की दवाइयों की एडिक्शन जो है वो भी बड़ी कॉमन नज़र आती है। सो इसका मतलब है एक तो अपने लिए तय कर लें कि हमने कोई भी ओवर द काउंटर मेडिकेशन क्विक फिक्स के तौर पे नहीं खानी। आमतौर पे स्लीप की कमी जिन लोगों को होती है या बेख्वाबी का जो शिकार होते हैं, उनके अंदर जो केमिकल है नींद लाने का, मेलाटोनिन, वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये मेडिसिन नहीं है बल्कि एक सप्लीमेंट है। अच्छा। जो कि आपको मार्केट से मेलाटोनिन के नाम से मिल जाता है और अगर आप किसी डॉक्टर के साथ मशवरा डॉक्टर साहब, करके एक और चीज जो हमने देखी है, हरमीत क्विक, मैं ये बात खत्म कर रही सवाल हूँ मेरे बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल में। हाँ। नहीं आप कंटिन्यू करिए। कि हम अगर मेलाटोनिन सप्लीमेंट लेते हैं तो ये आपका साइकिल ठीक करता है, ये नींद नहीं लाता। जैसे अगर आप दिन में रात को 2 बजे सोते हैं या 3 बजे सोते हैं, मेलाटोनिन सप्लीमेंट लेने से विच इज अ टैबलेट, तो आपको नींद जो है वो 11 बजे आने की तरफ आएगी, आपको नींद 10 बजे आने की तरफ आएगी। बचाएंगे। सो आप अपना साइकिल इससे दुरुस्त करने की तरफ जाते हैं। जी हरमीत गो हेड। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो हमने देखी है कि नींद बहुत आती है और नींद नहीं आती, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उनको ज़्यादा नींद आती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे टैबलेट्स लेते हैं, ऐसे पिल्स लेते हैं जिसकी वजह से पूरा वो जागते हैं और स्टडी में वक्त गुजारते हैं। ये कितना नुकसानदेह है? हाँ, देखिए, कोई भी जो क्विक फिक्स है वो आपके लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो है कि आपने पिल इस्तेमाल की, जैसे एम्फेटामिन इस्तेमाल स्टूडेंट्स करते हैं रात भर जागने के लिए ताकि वो जागकर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। सो आफ्टर सम टाइम वो तैयारी हो नहीं पा रही होती, अब वो सिर्फ बैठे जाग रहे हैं, किताब के ऊपर नजरें दौड़ाए जा रहे हैं, लेकिन मेमोरी के अंदर कुछ नहीं जा रहा। सो इसका मतलब है कि हमें क्विक फिक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो मशवरा किसी डॉक्टर से लेके दवाई नहीं खाते, वो अपने जैसे स्टूडेंट से मशवरा करके खाते हैं और हमें इस तरह की अद्वियात से दूर रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर बीइंग हियर। बड़ी आपसे डिस्कशन रही, बट ऑल अगर इसमें से कंक्लूड करूँ तो आप मुझे ये बताएं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, साइकाइट्रिस्ट हो, आपको दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब कर देंगे, आपकी थेरेपी भी कर देंगे, लेकिन जो काम आप अपने लिए खुद कर सकते हैं, यकीन करें वो कोई और नहीं कर सकता। कुदरत के अगेंस्ट जाएंगे तो मुझे आप सिर्फ आज ये बता दें कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। ऑल दो अभी नहीं, चंद एक सालों में इसके साइड इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट्स सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो अपनी रूटीन और नेचर बेहतर करने की कोशिश करें, ज़िंदगी आपकी भी आसान हो जाएगी और अच्छी नींद भी आपको आ जाएगी। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हर गुजरते दिन के साथ ज़िंदगी के हर शोबे फ़िक्र से आप देख रहे हैं कि जिद्दत आती जा रही है, टेक्नोलॉजी और साइंस जो है वो अपनी जगह बनाता जा रहा है। अगर हम AI की बात करें, मतलब अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, साइंस की बात करें, तो आप देखते हैं कि हर फील्ड में, इवन आपके घर में और आपके अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये चेंजेस रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहे हैं। तो आज का जो बुक रिव्यू का सेगमेंट है, उसमें किताब का इंतखाब करने का मकसद भी आज के दौरे हाजिर के मुताबिक होने वाली तब्दीलियों और साइंसी तब्दीलियों के हवाले से है। कॉस्मोस जो है वो बेसिकली किताब का नाम है। किताब किसकी है और इसको जानने के लिए और इसके इंतखाब के लिए ख़ासतौर पर क्या सोच है इसके पीछे, आपका तारुफ कर देती हूँ। अहमद हमाद साहब हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी शुक्रिया। कैसे हैं आप अहमद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप बताइएगा कि इस किताब के इंतखाब का जो मैंने हवाला दिया वो तो है, लेकिन इसके अलावा क्या वजूहात है? जी, बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में साइंस करनी चाहिए, जैसे कहते हैं डू फिलोसफी एंड डू साइंस। ओके। तो साइंस करना चूँकि हम पाकिस्तानियों की आदत नहीं है, इस आदत को पुख्ता करने के लिए इस तरह की किताबों को हमें डिस्कस करना चाहिए। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इस किताब की जब ये शाया हुई तो पहले 5 साल में 50 लाख कॉपियाँ फरोख्त हो गई, पहले ही 5 साल फिर में। तो फौरन ले लें वरना मिस कर देंगे। और ये अब से 40 साल पुरानी बात बता रहा हूँ किताब है आपको। किसकी? ये कॉस्मोस किताब है कार्ल सागान की। जो लोग नॉन फिक्शन पढ़ने को पसंद करते हैं, ख़ास तौर पे साइंस और साई-फाई फिल्में देखने के शौकीन है, यानी साइंस फिक्शन फिल्में देखने के शौकीन है, उनके लिए ये नाम हरगिज़ नया नहीं है। और आप जानते होंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम वाले स्टीफन हॉकिंग, उनकी किताब का जो तारुफ है वो भी इन्होंने कार्ल सागान ने लिखा है और हम इनका तारुफ करवाएंगे। लेकिन एक क्लिप है आप लोगों के लिए जो हमने अपने प्रोड्यूसर साहिबा से गुजारिश की थी कि वो हमें दिखा दे। जी हाँ, तो वो जरा हम देखते हैं, उसके बाद दोबारा आते हैं। क्लिप देखें, फिर यहीं से डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। To you, writing is perhaps the greatest of human inventions, binding together people who never knew each other, citizens of distant epochs. Books break the shackles of time. A book is proof that humans are capable of working magic, and this room is filled with magic. What is it all about, Ahmed साहब? क्या अच्छा है, मैं जब भी सुनता हूँ ये एक सहर तारी होने लगता है। ये कार्ल सागान थे इस किताब के राइटर। अच्छा, आपको यहाँ पे पता चला होगा कि ये हमने क्लिप लिया है एक कॉस्मोस के नाम से ही एक सीरीज चलती थी टेलीविजन पर, 13 एपिसोड्स थी उनकी। उनमें से एक एपिसोड है परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। ये उसमें से लिया गया है कि इंसान ने जो सबसे बेहतरीन चीज इजाद की वो लिखाई थी, लिखने का फन। और उसने फिर जब किताबें लिखी तो एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। उसने बताया कि 3 तरह की हमारी मेमोरीज हैं। एक जेनेटिक मेमोरी है जो हमें बताती है कि जो हमारे जिस्म को बताती है खाना इस तरह हजम करना है और दिल को इस तरह धड़काना है, वो हमें याद नहीं रखना पड़ता। दूसरी है हमारी ब्रेन की मेमोरी और तीसरी है हमारी एक्सटर्नल मेमोरी जो हमने किताबों की सूरत में जमा की है। और ये वो काम है जो किसी जानवर ने नहीं किया, किसी जानदार ने नहीं किया। तो इन्होंने 3 लेवल्स मेमोरी के बताए और उसमें से हमने ये क्लिप इसलिए निकाला कि ये किताबों के बारे में है और हमारा सेगमेंट भी किताबों के बारे में है, इसलिए ये निकाला। तो ये बेहतरीन काम है जो इंसान ने किया कि किताबें लिखी हैं। अब ये जो किताब लिखी है कॉस्मोस कार्ल सागान ने, इस किताब का क्रक्स, क्लाइमेक्स क्या है? इसका क्रक्स ये है कि ये चूंकि साइंस का तालिब इल्म था और इसने फलकियात पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की, तो रिसर्च करते करते वो इस नतीजे पे पहुंचा कि जिस तरीके से इस ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, ऐन मुमकिन है कि कहीं और किसी और गैलेक्सी में भी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ हो। इस मकसद के लिए सबसे पहले तो अपनी हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसको छाना, बल्कि उससे भी पहले अपने सोलर सिस्टम को छाना कि हम क्या देखते हैं अतारद में ज़िंदगी मुमकिन है, मरीख पे ज़िंदगी मुमकिन है। मरीख पे तो मिशंस जा रहे हैं ना ज़िंदगी को तलाश करने के लिए। ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है 2 चीज़ें, ऑक्सीजन और पानी। तो ये तलाश करने से भी कहीं नहीं मिल रहे। तो फिर उन्होंने कहा कि हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है, फिर हमारी मिल्की वे में भी नज़र नहीं आती। इसका ये ख्याल है कि अगर होती हमारी मिल्की वे में कहीं ज़िंदगी तो हम तक अब तक पहुंच चुकी होगी। अब ये है कि इससे मजीद आगे जाते हैं और जाके तलाश करते हैं। तो एक पूरा प्रोजेक्ट है जिसको सैटी कहते हैं, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, यानी कि ज़मीन के अलावा भी कहीं पे कोई ज़हीन मखलूक पाई जाती है, जिंदगी है। ये मकसद है बुनियादी तौर पे इसका, और ये थीसिस भी था कार्ल सागान का। और इसीलिए उसने सारी जिंदगी अपने बिता दी कि कहीं ना कहीं आज या कल, अब से 200 साल बाद, 400 साल बाद, ये यकीनन ऐसा होगा कि इस जमीन पर एलियंस उतरेंगे और वो हमारे से डायलॉग करेंगे। That's good. जी हरमीत।
अहमद साहब, एक और चीज़ जो हमने देखी है, यानी बहुत सारी किताबें जो हमारी नज़र से गुजरी, हमने देखा कि शुरुआत जो ज़िंदगी शुरू हुई सब पानी से, और फिर उसके बाद बहुत सारी सोचने का अमल शुरू हुआ और मुख्तलिफ तजुर्बात जो है वो इंसान करता रहा, सोचता रहा और मुशाहिदात होते रहे। इस किताब को अगर हम देखें, जिस तरह आपने फरमाया कि आने वाले दिनों में यानी आने वाले सालों में बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, इंसान जो नहीं समझता, बहुत सारी किताबें से माजी में भी आई, आज जो चीज़ें हो रही हैं वो कभी 100 साल, सदी 200 साल, सदी जो है वो पहले इस तरह चीज़ें आती रहीं, लिखा जाता रहा इनमें। तो क्या आपको लगता है अब तक ये किताब 40 साल 50 साल तकरीबन हो चुके हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आज वो जो किताब में लिखी गई थी और वो आज कायनात में मौजूद भी हैं और उसकी तख्लीक भी हो चुकी है? जी, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सवाल सुन के। जो पढ़ते हुए मुझे एक शदीद उदासी तारी कर देने वाला एक एहसास था, वो ये था कि इसने कहा कि जो साइंस करना है ये मजदूरी करने के मुतरादिफ है। और जब गुलाम मईशत डेवलप हुई, जब लोग अमीर हुए और उन्होंने काम करने के लिए गुलाम रख लिए खेतों में और कारखानों में, तो उन्होंने अपनी आराम वाली ज़िंदगी को मुंतखब किया कि मेहनत मैं क्यों करूं। अब साइंस के लिए मेहनत करनी पड़ती है और जिस्मानी मुशक्क़त करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे आप सूरज को ही आपने उसके साये को मैयर करना है, तो आप खुद जाएंगे, एक सलाख ज़मीन में गाड़ेंगे, उसके मेजरमेंट्स लेंगे, उसकी रीडिंग्स लेंगे। ये बड़ा जानलेवा काम है। जैसे जाबिर बिन हयान मुसलसल एक पानी बॉयल करके उसमें मुख्तलिफ तरह की जड़ी बूटियां डालता था, धातें डालता था, और हर धात की एक खास जड़ी बूटी के साथ रीडिंग लेता था। मतलब आपने ये खुद जानलेवा काम काम करना है, खुद है। काम करना हाँ। है। अब उसने ये कहा कि ये इंसान जिंदगी में, साइंस में इसलिए पूरी इंसानियत तरक्की नहीं कर सकी सिवाय एक आयोनियन एक इरा था तब, और अब आगे दोबारा। इसके अलावा दरमियान के जो 1000 साल हैं, इसके अलावा भी बाकी मजीद 1500 यानी कि 500 मजीद साल जो हैं वो खामोश इसलिए हैं कि ग़ुलामी की मईशत हमने ऑप्ट कर ली, इसलिए साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं की। लेकिन अब ये कह रहा है कि जिस तरह अहराम मिस्र बनाए गए और जिस तरह दीगर काम, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने हायरोग्लिफ्स को पढ़ना शुरू कर दिया, ऐन मुमकिन है कि हमने जैसे बहुत कोशिश करके इस तरह की डिवाइसेस बना लिए कि हम पुरानी तहजीबों का मुताला करें। मुमकिन है कि हम नई तहजीबों का मुताला भी करें, लेकिन इसका इम्कान कम है, ख़ास तौर पे हमारे खित्ते में। हरमीत, आप ही की बात को मैं दोबारा कनेक्ट करूँगा कि हमारा जो ये खित्ता है ये ज़रा वो है ना, हज़रत अल्लामा ने भी फरमाया कि तहकीक की बाजी हो तो शिरकत नहीं करता, हो खेल मुरीदी का तो हरता है बहुत जल्द। तो तहकीक नहीं करते, उसके लिए हमने सोचा कि आज वैसी किताब लेके आए जो रिसर्च की आप बात रिसर्च करें, पे। तहकीक आप बिल्कुल ठीक है। प्रैक्टिकल आपने भी कहा कि ऑब्वियसली आपको रिसर्च करने के लिए खुद काम करना पड़ता है प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे, लेकिन आफाक के जो भेद है, जो इस किताब का क्रक्स है, उसको साइंसी अंदाज में बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। और हम भी इसको कनेक्ट करते हैं अक्सर औकात, बल्कि हमेशा अपने धर्म के साथ, कि ये चीज़ें पहले इसका जिक्र है, सूरज का और ज़मीन का, इस प्लानट का, गैलेक्सी का, हर चीज़ का जिक्र हमने कहीं ना कहीं कुरान पाक समेत बाकी किताबों में पढ़ा हुआ है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस किताब को अगर साइंसी एतबार से देखा जाए तो क्या आपको जो हकीकतें जो आपके ऊपर अया होती हैं इस किताब को पढ़ने के बाद कि ये चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, हमें सिर्फ एक्सप्लोर करना है, तहकीक, अगेन तहकीक वाली बात? जी हाँ, आपने जिस तरफ इशारा फरमाया है, बिल्कुल एक बिलीवर होने के नाते जब मैं ये किताब पढ़ता हूँ तो मुझे ज़रा सी डिस्टर्बेंस होती है कि हमारे अकायद जो हैं, हमारा ईमान जो है वो कुछ और कहता है, साइंस कुछ और कह रही है। हाँ, डिफरेंस है। जी हाँ, लेकिन एक बात समझने की है कि साइंटिफिक मेथड की अपनी लिमिटेशंस हैं, अपनी मजबूरियां हैं, जिस वजह से कार्ल सागान इसी किताब में कहता है कि भाई आप अगर खुदा के बारे में मुझसे सवाल करते हैं कि खुदा की नौइयत क्या है या वो उसका अपना आगाज़ कैसे है, तो पहले आप इस सवाल का जवाब तो दे दें कि कायनात का आगाज़ क्या है। क्या ये कायनात का आगाज़ का जो इसरार है, बिग बैंग से पीछे कुछ पता चला है? नहीं पता चला। इसी तरह कायनात अंजाम कैसे अंजाम से दोचार होगी? क्या बिग क्रंच आएगा? क्या दोबारा ये जो वाइब्रेशंस हैं, यानी कायनात बनती है, टूटती है, बनती है, टूटती है, कुछ पता नहीं है। तो वो कहता है कि जब मैं कायनात के बारे में कोई जवाब नहीं दे सकता तो मैं कायनात बनाने वाले के बारे में कैसे जवाब दे सकता हूं? आफाकी भेद, बिल्कुल सही कहा कि आफाकी भेद जो है उनको साइंसी अंदाज में उन्होंने बयान किया कि यू डोंट नो। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी कोई मसला नहीं है, ईमान रखने के बावजूद आप इस किताब को थॉरोली एंजॉय कर सकते हैं। आपके जहन में सवाल आते हैं। कार्ल सागान ने भी ये बंदोबस्त किया कि सिर्फ साइंसी हकायक को आसान जुबान में बयान न करे, बल्कि उसने इसमें फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस भी उठाए, मेटाफिजिकल क्वेश्चंस भी उठाए। अहमद भाई, एक और चीज़ जो आपने दुरुस्त फरमाया कि बहुत सारी ऐसी फिल्में इसी किताब को लेकर बनी हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने देखकर सीरीज़ भी बनी, और अच्छी बात यह है कि यूट्यूब पर भी इसको बाकायदा जो है अगर लिसनर हैं तो वो सुन भी सकते हैं। नौजवानों को क्या कहेंगे सर, कि जो साइंस से जुड़े लोग हैं, जो साइंस करना
करना चाहते हैं, उसमें कुछ तख्लीक करना चाहते हैं, जो खोज लगाना चाहते हैं, खोजी हैं, उनको क्या पैगाम देंगे सर? जी, नौजवानों के लिए मैं खुद चूंकि इस अमल से गुजर चुका हूं, तो अलामा साहब का एक शेर है, समझ में आई हकीकत ना जब सितारों की, इसी ख्याल में रातें गुजार दी मैंने। तो सितारे की तरफ देखना बच्चे का फितरी अमल है, बिल्कुल है। और सितारे को अंडरस्टैंड करना कि ये सितारा क्या है, वहीं से इसने अपनी किताब का भी आगाज किया। आम सोचने समझने वाले बंदे का सितारे के साथ एक डायलॉग होता है, और ये डायलॉग आप भी करें, नौजवान भी करें, और जिसकी कोई तहकीक नहीं होती, आप एक रैंडम एक कॉन्वर्सेशन होती है जो आप कर रहे होते हो, इमेजिनरी। बिल्कुल, और वहीं से साइंस का वहीं से आगाज शुरू होता होती है। है। अच्छा, अगर आप मजीद इसको समझना चाहते हैं तो एक तो यूट्यूब पे इसकी 13 की 13 अक़सात वो वाली पड़ी हुई हैं, जिसमें से हमने आपको क्लिप भी दिखाया। वही 13 अक़सात जो हैं, उसका जो स्क्रिप्ट है वो इस किताब में मौजूद है। इसके 13 चैप्टर्स हैं। इसके अलावा सलमान हमीद का मैं जिक्र करना लाजमी समझता हूँ। कायनाती गपशप के नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, और ही टू वाज क्वाइट इंस्पायर्ड रादर बाय दिस जेंटलमैन। कार्ल सागान को उन्होंने बचपन में देखा, उसके बाद कहा कि मैं कार्ल सागान बनना चाहता हूँ। सो ही वेंट टू द यूएस, और वहाँ पे पीएचडी की उन्होंने कॉस्मोलॉजी पे और एस्ट्रोनॉमी पे, और वो आज उर्दू ज़बान में सबसे बेहतरीन अंदाज में सारे कायनात के भेद खोलते हैं, बताते हैं कि टाइम एंड स्पेस क्या चीज़ है, टाइम ट्रैवलिंग क्या चीज़ है, टनलिंग क्या चीज़ है, क्या हम माजी में सफ़र कर सकते हैं कि नहीं, आगे जाके जब वापस आएंगे तो हमारे दोस्त बूढ़े हो चुके होंगे वगैरह वगैरह। तो सलमान साहब को पढ़ना और उनको समझना वो बड़ा ज़रूरी है तमाम नौजवानों के लिए, लेकिन पहले ये किताब पढ़ना ज़रूरी है। अच्छा, इस किताब की अगर हम बात करें, तर्जुमे की बताएं कि किन किन ज़ुबानों में एक तो इसका तर्जुमा हुआ, और अवेलेबिलिटी के बारे में भी ज़रूर बताएगा, बिकॉज हम लोगों को कन्विंस तो कर लेते हैं कि किताब आपको पढ़नी चाहिए। इस किताब को पढ़ने के लिए हाँ, मैं लेकिन समझती किताब नहीं होती है, मतलब किताब नहीं होती है, कहाँ होती है ये भी जानना बहुत ये जरूरी गिला हम तीनों का है वैसे। है। अवेलेबिलिटी भी बतानी होती है आपने साथ साथ। ये किताब जो है वो बुक कॉर्नर जहलम वालों ने शाया की है, और बड़ी खूबसूरत है। इस किताब में आपको कलर्ड इमेजेस नंबर 1, नंबर 2 इंडेक्स, जो उर्दू किताबों में बहुत कम है, वो मिलेगा इंडेक्स, और तीसरी चीज़ है फुट नोट्स। तो ये किताब बुक कॉर्नर ने शाया की है, जहलम ने, और बड़ी खूबसूरत शाया की है। इफ यू कैन सी, तो आपको 4 कलर में ये चीज़ें नजर आएंगी, और अंदर भी इसके काफ़ी सारे जो आपको इमेजेस और वो काफ़ी सारी चीज़ें नजर आएंगी। पिक्टोरियल रेफरेंस जो होते हैं उससे आपको बाज़-ओ-क़त आसानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। डायग्रामेटिकली जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो बड़ा शानदार है, इसीलिए तो एग्जाम में लिखा होता है कि एक्सप्लेन डायग्रामेटिकली। एग्जैक्टली, और ऊपर से अब हम जो विजुअलाइज करते हैं ना हर चीज़ को, बिकॉज हमने डिजिटलाइज कर दिया हर चीज़ को, तो अब जो आपने सीरीज़ का जिक्र किया, अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप किताब नहीं पढ़ पा रहे, अपने ऑब्वियसली अब आदत है आजकल फ़ोन पकड़ के, टैब पकड़ के, लैपटॉप पकड़ के बैठे रहने की, तो आप इसकी सीरीज़ देखेंगे तो शायद इसका हवाला आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज में विजुअलाइज करके बताया जाए। बिल्कुल, ये यासिर जवाद साहब ने इसका तर्जुमा किया है, और तर्जुमा बस ठीक है, लेकिन मैंने फिर इस तर्जुमे से ज़रा सा घबरा के तो अंग्रेज़ी का जो असल किताब है वो खोली है, और फिर जैसे आपने फरमाया सीरीज़ जो थी उससे बड़ी मदद ली है। तो मुझे वाक़ईतन बहुत अरसे के बाद किसी किताब ने जादू कर दिया हो, जैसे मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बार बार पढ़ूँ इसको। ये ऐसी किताब है, और मेरा ख्याल है हर पढ़े लिखे आदमी को, आई रिपीट, हर पढ़े लिखे आदमी को ये किताब लाजमी पढ़नी चाहिए, एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ। अच्छा, अगर हम क्रक्स की बात करें, चलिए आपने क्रक्स तो बता दिया, लेकिन अगर कंक्लूड आप इसे करें किताब को, जो कि मुश्किल काम है, कंसाइज करना हो ना, आपने किसी चीज़ को अपने समंदर को कूजे में बंद करना है, जी, तो आखिर क्या था इस किताब का, किस बात पर उन्होंने ख़त्म किया है? क्या कायनात के ख़त्म होने पर ख़त्म किया उन्होंने, या किस बात पर कंक्लूड किया? इन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन के लिए आवाज़ कौन उठाएगा। बड़ी अच्छी बात इन्होंने की। पहली बात तो ये कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इन्होंने जहाँ पे ख़त्म किया, उन्होंने कहा कि एक बच्चा किसी घर में जब पैदा होता है, आप उसको जितना ज़्यादा प्यार देते हैं उतना कम मुतशद्दद होता है। तो आप इंसानियत के साथ प्यार करेंगे तो आप तशद्दुद की तरफ कम जाएंगे, जिससे क्या होगा, एटमी जंग नहीं होगी। एटमी जंग नहीं होगी तो हम सब की ज़िंदगी महफूज रहेगी, और जब कभी कोई बाहर की मखलूक इस ज़मीन पर उतरेगी तो वो देखेगी कि ये अच्छे लोग हैं। इन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, बजाय एटम बम पे खर्च करने के इन्होंने खलाई तहकीक पे खर्च किया। तो ये इसका क्रक्स है कि आप अमन के साथ रहें, और आप इंसान कहता है कि इतने मैंने खरबों कहकशाएं और सितारे देख लिए हैं हरमीत, कहता है कि लेकिन एक बात है कि जो हरमीत है वो पूरी कायनात में एक ही है, लिहाजा इख्तिलाफ के बावजूद इसका एहतराम करें। अच्छा, ये इंडिविजुअलिटी जो है ना, जिसको आपने आखिर में एड्रेस किया, ये बहुत जरूरी है। किस कायनात में हजारों चीजें हैं और हजारों करोड़ों अरबों चीजें हैं, लेकिन आप जो है वो आप हैं। इसको आप साइकोलॉजिकली भी, इमोशनली भी और मेंटली भी बड़ा पीसफुल समझ सकते हैं कि आप समझे कि आप इस दुनिया में एक ही हैं और ये कायनात आपके लिए बनाएगी। ये उससे भी खूबसूरत बात है। लेकिन अगर आप बात
करें इस किताब की तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि इस किताब के क्रक्स को भी हमने डिस्कस कर लिया, क्लाइमेक्स को भी डिस्कस कर लिया, लेकिन साइंस के एतबार से अब आप नासा को देखें, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। आपने कहा बीच में गैप रहा, उसके बाद अब दोबारा से लोगों ने साइंस पे तहकीक काम और हमने जिद्दत देखना शुरू कर दी है। आपने इस किताब को पढ़ा भी, पाकिस्तान को इसमें किस कॉन्टेक्स्ट में फिट करते हैं? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो वैसे ही ओवरऑल तालीम के लिए 2-2.5-3% जो खर्च करता है, एक तो उसको 20% पे लेके जाना चाहिए। दुनिया जंग के खिलाफ है, हमारी ठीक है सर्वाइवल की थ्रेट है, लेकिन उसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज डायलॉग किया जा सकता है। हम इंसान हैं और मुतकल्लम, जी हाँ, मुतकल्लम यानी रैशनल बीइंग्स हैं। मैन इज़ अ रैशनल एनिमल, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो हमने सोसाइटी को, रैशनैलिटी को, इसको इम्प्रूव करना है। और दूसरी बात इससे जुड़ी हुई ये है, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, कि जेम्स वेब के नाम से जो टेलीस्कोप है एक नई भेजी गई है। इसने बिग बैंग का जो है सारा वो डिज़ाइन है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए अपनी रिसर्चेस शुरू कर दी हैं। तकरीबन 1.5 साल से ये फ़िज़ा में, उससे पहले हबल टेलीस्कोप थी। इसने जो कायनात का नक्शा हमें दिया है वो बड़ा चौंका देने वाला है और हैरान कुन है। और इस वक्त साइंस जहाँ जा रही है, मैं अफसुर्दगी से कहता हूँ कि पाकिस्तान के पास एक ही अपना सेटेलाइट था, शायद वो 8 मिनट के लिए पाकिस्तान के ऊपर होवर करता है, उसके बाद ज़मीन घूम जाती है और वो भी आगे चला जाता है क्योंकि नज़दीकी ऑर्बिट पे है। तो पाकिस्तान को इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए। सब एक और चीज़ जो आपने देखी है, हम साइंसदानों की एक बहुत बड़ी तादाद जब निकालते हैं, खासकर मुस्लिम हिस्ट्री को देखें तो बड़े बड़े साइंसदान आए। फिर अगर हम पाकिस्तान की बात करूं, अपने इस मुल्क की बात करूं, तो मुसलमानों के जो साइंसदान मुसलमानों में पैदा अजीम थे, वो लोग, उनकी थ्योरी आज भी पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन उनका हशर बड़ा बुरा हुआ। एक एक करके जिस तरह उनको कत्ल किया गया। हमारे पास भी साइंटिस्ट आए और जिनका बड़ा हमने बुरा हशर किया। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, साइंस की दुनिया में जाने के लिए इस किताब से बच्चों की जहनीत में क्या क्या चीज़ें बिठाई जा सकती हैं? जी हाँ, जैसे इसने बड़ी एक दिलचस्प कोट आइंस्टाइन का यहाँ पे शामिल किया। उसने कहा कि हम जंग करने की आदत को बचपन की एक खराब आदत समझ सकते हैं। बचपन में इंसान को बड़ी बुरी आदतें पड़ जाती हैं, लेकिन जब वो जवान होता है तो वो उसको छोड़ देता है। तो कहता है जंग को बचपन की गंदी आदत समझ के छोड़ देना चाहिए, ओवरकम कर लें उसको। और बिल्कुल इसका यही एक तरीका है कि आप साइंस की तालीम को आम करें। ये हरगिज़ हमारे ईमान या अकायद से खिलाफ उसके नहीं है, बल्कि अगर आपका ईमान मजबूत है तो ये ऐसी किताबें या ऐसी डिस्कवरी मजबूत करती हैं। एग्जैक्टली। अब देखें इतना ग्रैंड डिज़ाइन जब आप देखेंगे और उसमें हैरान कुन हद तक एक्यूरेसी और प्रिसिजन देखेंगे कि चांद एक लम्हा एक सूत्र आगे पीछे नहीं होता ना, एक लम्हा एक अकीदा सूत्र। और आपका ईमान जो है वो मजबूत से मजबूत तर होता चला जाएगा। अहमद साहब बहुत शुक्रिया और वेरी वेल एलेबोरेट, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। लेकिन मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ, उस चीज़ करने से पहले तक मुश्किल होती है, जब आप उसको कर गुजरते हैं तो फिर आसानियाँ ही आसानियाँ होती हैं। किताब अपने टाइटल से कॉस्मोस आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, लेकिन हमने ब्लू बैंग थ्योरी पढ़ने के बाद और बिग बैंग थ्योरी पढ़ने के बाद हमें लगा कि हमने इक्तफा कर लिया, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन नहीं, अगर आप जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे आपका ईमान उतना ही पुख्ता होता जाएगा कि कायनात बनाई कैसे गई, कब बनाई गई, किसके लिए बनाई गई, और आप इस पूरी कायनात में एक ही हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसी नोट के साथ आपसे लेंगे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने से मुंसलिक लोगों को देखें, अगर उनको आपकी ज़रूरत है तो उनका भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।